हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में आपने अम्ल क्षार और लवण का भी पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा उसकी पीडीएफ देख सकते हैं। उससे पहले वन्यजीव अभयारण्य और उनसे पहले पोषक पदार्थ और टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो। तो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक। और नियत रूप से जो भी वीडियोस आपके आएंगे, मैं आपसे मिलूंगा बुधवार शनिवार को। तो जो भी आपको वीडियोस आपको दिए जाते हैं वो आपके ही फायदे के लिए हैं। और इसमें आप लोग नोट करते जाइए, इनके नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे एग्जाम्स आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा दे सके। अगर आप अभी से तैयारी करके चलोगे तो आपको जरूर ही आगे ये फ़ायदा देंगे। तब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही लगाना पड़ेगा। संकल्प परिवार द्वारा जो भी तैयारी आपकी करवाई जा रही है उसको आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतिए, जिसमें आपका भला हो सके, सभी का भला हो सके। आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ संकल्प परिवार को ही खुशी होगी। आज हम लोग ऐसा वीडियो पढ़ेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर फिजिक्स का टॉपिक नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स के कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिजिक्स का आज टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक ऐसा है जो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। ये टॉपिक है कार्य का, ऊर्जा का और शक्ति का। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर का। इसमें आपसे ऊर्जा और कार्य से संबंधित हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनके चाहे वो रेलवे का एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम्स हो। लास्ट 5 ईयर्स में जितने एग्जाम्स रेलवे और एसएससी, जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं उतने रेलवे में अभी तक नहीं पूछे गए। तो रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी का भी आने वाला है जल्द ही, और एसएससी के एग्जाम्स भी होंगे। तो इस टॉपिक को गंभीरता से लीजिएगा और आगे पढ़िएगा। यूपी एग्जाम्स में भी अगर फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम्स में, उसमें भी अपने आप में टॉपिक रखता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण होता है। या फिर आपसे न्यूमेरिकल ये दे दिया जाए कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 5 मीटर वो वस्तु खिसक जाती है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल टाइप्स भी आते हैं और क्वेश्चन ऐसे सिर्फ वन वर्ड आंसर भी आते हैं। तो हमको दोनों तरीके से पढ़ना होगा, तो वो जरूरी है हम पहले इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ें। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे कार्य के बारे में। आइए देखते हैं कार्य क्या है, वर्क क्या है। हम जो कुछ भी करते हैं वो कार्य है। चाहे वो पढ़ें, लिखें, कुछ भी करें, खेलें, कूदें, वो सब क्या है, हमारा कार्य है। यानी क्रिया जो होती है हमारे शरीर के द्वारा या हमारे द्वारा, वो क्या है, वो एक कार्य है। ठीक है। तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में। अब बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है। बाह्य यानी बाहरी रूप से लगता है, जो किसी भी वस्तु की अवस्था में चेंजमेंट कर दे या करने की कोशिश करे। ध्यान सुनिएगा, कर दे या करने की कोशिश करे, वो है आपका बल। जैसे कि अभी जैसे ये मार्कर आपका मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ये अभी जैसे अगर रखा हुआ है, लेकिन मैंने पीछे से इसको ऐसे खिसकाया तो अभी यहाँ पे रखा था, फिर इसकी इस अवस्था यहाँ तक आ गई, आगे आ गया। तो ये अवस्था जब ये आगे आ गई तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यानी ये उसने कोशिश की, पीछे से कारक लगा तो जिसकी वजह से इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो बल और विस्थापन के कारण जो क्रिया संभव होती है वो है आपका कार्य। इन्हीं के ही गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी बल तथा बल की दिशा में किया गया विस्थापन। विस्थापन एक निश्चित होता है, किसी वस्तु से जाने और किसी का आने, निश्चित दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। ये देखिए, बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, और जब दो सदिश राशियों को गुणा कराते हैं तो एक अदिश राशि बन जाती है। तो कार्य हमारी एक अदिश राशि है। इतना याद रखिएगा सभी लोग, कार्य क्या है, एक अदिश राशि। जब इसका वेक्टर हटेगा तो ये एक अदिश राशि बन जाएगी। अब जब भी हम लोग कार्य कराते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक सीधी रेखा में कराएं। कभी कभार हम जैसे कोई भी वस्तु है उसको हम जैसे अभी ये सीधी रेखा में रखें, हम इसको इस दिशा में, टेढ़ी दिशा में ले जाएं या फिर ऐसे ले जाएं, तो जो भी हमारी वस्तु, जैसे ये वस्तु थी, उसको हमारे द्वारा इस वस्तु में इसको टेढ़ा ले जाया गया, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो कोण होता है थीटा। ये क्या होता है हमारा, थीटा। तो उसके मध्य जो थीटा कोण बनता है, तब फॉर्मूला हमारा कार्य का हो जाता है W बराबर FS cos थीटा। यहाँ पे FS cos थीटा, आप S को, अगर विस्थापन को आपने नहीं पढ़ना, अगर S की जगह आप लोग D भी बोल सकते हो, FD cos थीटा या FS cos थीटा, बात एक ही है। तो W बराबर क्या हो गया हमारा, FS cos थीटा। तो
इतनी बात आ गई समझ में। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाएं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और उसकी अवस्था 20 न्यूटन का बल लगा के 5 मीटर की दूरी पर खिसका देते हैं, तो उस पर किया गया कार्य, तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो 20 न्यूटन हमने इस पर काम किया, और दूरी कितनी है हमारी 5 मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया, तो 20 पंजे 100, तो ये क्या हो गया 100 न्यूटन मीटर, तो उस पर कार्य क्या हुआ W बराबर 100 न्यूटन मीटर, ये हुआ 100 न्यूटन मीटर, ये 100 न्यूटन मीटर हमारा उसका कार्य होता है। कार्य का मात्रक क्या बन गया जाके न्यूटन मीटर। और ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल के नाम पे इनका नाम रखा गया था, इसका मात्रक रखा गया जूल, न्यूटन मीटर बोले या फिर जूल बोले। तो सीजीएस पद्धति में भी इसका नाम वैज्ञानिक हैं अर्ग उनके नाम पर रखा गया। तो 1 जूल सीजीएस क्या है, ये एसआई मात्रक होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति पे, और सीजीएस अलग चीज है। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आते हैं। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, तो आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे। अब हम लोग आज आपको लगभग कार्य, शक्ति और ऊर्जा संबंधित टोटल ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस तो आपके कवर करा दूंगा, और ये 50 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 5 साल में आए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज आपके कार्य से संबंधित प्रश्न आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि 1 न्यूटन बल लगाने पर किसी वस्तु का विस्थापन, जैसे अभी आपको बताया था कि 1 न्यूटन बल लगाने पर, तो पहले हमारा कार्य पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य हो गया 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो क्या हो गया 1 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन आ रहा है कि इस पे किया गया कार्य क्या है। क्वेश्चन क्या है, जूल, 1 जूल, संवेग है, डाइन कहलाएगा, पाउंड कहलाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूटन मीटर को अन्य किस वैज्ञानिक, ये क्वेश्चन भी आया है, न्यूटन मीटर को अन्य किस वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन मीटर को वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है। यहां क्वेश्चन समझिएगा, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है, जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसी दिशा में हम ताकत लगा रहे हैं, वापस तो नहीं आ रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या है, कार्य वो हो जाएगा हमारा धनात्मक। सीधी सी बात है भैया कि हमें जो काम करने में सहूलियत मिले, आसानी मिले, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। अगर कोई वस्तु को हम आसानी से चढ़ रहे हैं, या फिर जैसे कि हम मान लीजिए वस्तु रखी है, इसको हम इस दिशा में खिसका रहे हैं तो आसानी मिल रही है। अगर हम जैसे किसी की धारा के विपरीत चलेंगे तो वो चीज़ हमारी ऋणात्मक हो जाती है। यह आंसर है आपका धनात्मक। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों, तो उस वस्तु स्तर अवस्था में हो, तो उन सब बलों द्वारा किया गया कार्य का मान। अब यहाँ पे कार्य का मान पूछ रहे हैं कि कार्य का मान क्या होगा, यानी जब एक ही वस्तु पर कई सारे बल लग जाएं तो बल भी कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस दिशा में जाएं। तो जब दिशा नहीं मिल पाती है तो उस जगह पर कार्य जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा शून्य। कार्य क्या हो जाता है, शून्य। कार्य हो जाता है शून्य। तो बात आगे समझ में, कार्य क्या हो जाएगा उसका, शून्य। अब ये क्वेश्चंस आप लोग नोट करना चाहें तो इन क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्य का मान शून्य कब होगा। बात आ रही समझ में कि निम्नलिखित में से कार्य का मान शून्य कब होगा। तो पहला ऑप्शन है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, यानी जब हम दूरी भी करें तो वो बल की दिशा में काम करें, बल की दिशा में लंबवत हो। जब विस्थापन और बल का मान बराबर हो, देखो भैया W बराबर हम लोग Fs cos थीटा पढ़ के आए, ठीक है। यहां पर हम पहले सिर्फ हम Fs ले लें, जब पहले दूसरा ही ऑप्शन ले लें कि विस्थापन और बल का मान, बल भी 1 और दूरी भी 1, तो 1 आ गया, तो कार्य हमारा 1 जूल हो गया। तो क्या ये 0 हुआ, नहीं हुआ ना। दूसरा है जब विस्थापन बल की दिशा में साथ कोई कोण बनाए। चलो जब कोई कोण की बात करते हैं तो हम cos थीटा को याद कर लेते हैं। तो cos थीटा में कोई कोण बना लो, मान लो आप यहाँ पे cos हम 60 ले लें,
तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, तो भी आंसर 0 नहीं आ रहा है। बल अधिक और विस्थापन का मान कम हो, तो बल अधिक मान लो हम कह रहे 20 न्यूटन ज़्यादा ले लें, ये 5 न्यूटन ले लें, तो भी 5 मीटर ले लें, तो भी ये आंसर 0 नहीं आ रहा। अब बात करें पहले पे ऑप्शन पे आओ, जब विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, लंबवत यानी कि जब हम लोग बल को देखेंगे, बल क्या है, कोई वस्तु थी, उस वस्तु पर ये सीधा पड़ रहा है लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस जगह पर हम देखेंगे। तो 90 डिग्री पर देखते हैं तो W बराबर FS cos थीटा, तो F इंटू एस इंटू कॉस 90। तो आप लोगों ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में बचपन से आज तक पढ़ते आए हो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, होती है वैल्यू 0। अब F चाहे कुछ भी बने रहे, S चाहे कुछ भी बने रहे, और जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। तो इस चीज को याद रखना, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन बल की दिशा में लंबवत होगा। बात आ गई इतनी समझ में। नेक्स्ट, एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। क्वेश्चन देखिएगा कि एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है, अभी ऐसे आ गया। अब जब रेलवे की परीक्षा देने गए थे तो क्वेश्चन ये आया था कि एक रेलवे का कुली, एक अपने सिर पे, रेलवे का कुली अपने सिर पे बोझ लिए खड़ा है, तो बताइए उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, कार्य की मात्रा। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो एक ये फलाने व्यक्ति खड़े हैं, ये अपने हाथ ऊपर करे हैं और अपने हाथ पे ये इतना सीधा सामान लिए हैं, ठीक है। तो जब ये सामान लिए हैं तो इनकी सीधे डायरेक्शन क्या है, इनके सर की खोपड़ी की बिल्कुल डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री। और जहां पे 90 डिग्री मिल जाए तो FS cos थीटा, और थीटा का मान हम लोगों को पता चल गया कितना, cos 90 0, तो W बराबर 0। तो क्वेश्चन था कार्य की मात्रा, कार्य कितना उसने किया, बोझ के बराबर, बोझ के आधा, बोझ से दुगना या 0, तो आंसर हो जाएगा 0, 0। बात आ गई समझ में, क्योंकि उस व्यक्ति के सिर पे जो बोझ था वो उसके सिर से सीधा था, 90 पे था, तो 90 डिग्री समकोण बना रहा, तो समकोण का मान यहाँ पे 0 है cos 90 में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा के बारे में जानेंगे तो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस का है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ऊर्जा का। अकेले अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, काफी क्वेश्चंस बनते हैं और विभिन्न प्रकार के घुमाऊ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा स्तर चकरा जाता है। तो हम लोग देखेंगे, अभी तक तो पढ़ के आए हम लोग कार्य क्या है। कार्य था बल गुणा विस्थापन, यानी बल की दिशा में किया गया विस्थापन, जो भी बल लगाएं उसी में विस्थापन काम करें, तो वो है बल गुणा विस्थापन हो गया कार्य। अब एनर्जी, जो भी हम जितनी दर क्षमता से काम करते हैं, हमारे अंदर जितनी भी हम लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है, जिस कैपेसिटी से हम लोग काम करते हैं, जो क्षमता होती है वही हमारी क्या है, एनर्जी। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप शरीर से भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो यानी एनर्जी ही बताती है। तो कुल मिला के हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक, क्योंकि कार्य से बन के आई है, ये कार्य से ही डिपेंड होती है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा क्या है कि ऊर्जा अलग अलग तरीके से मिलती है, प्रकाशीय ऊर्जा अलग होती है और यांत्रिक ऊर्जा अलग होती है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंसों को देखेंगे, जो कि और वो टॉपिक हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। नाम में ही लग रहा है गतिज और नाम में ही लग रहा है स्थिति, तो समझ सकते हो इसकी डेफिनेशन। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यानी गतिज, और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए तो वो हो गई उसकी गतिज ऊर्जा। कोई एक नारियल रखा था, कोई एक बॉल रखी थी, आपने उसमें लात मारी और वो लुढ़की हुई चली गई, दौड़ती हुई चली गई, भागती हुई चली गई, या फिर एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है, तो ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा।
एक पंखा चल रहा है, पंखा में क्या है, गतिज ऊर्जा, हालांकि पंखा में विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बदलेगी। तो ये सब चीज़ें जो बदलती है, मशीन हुए, चाहे व्यक्ति हुआ, चाहे नारियल हुआ या बॉल हुई, तो ये सब क्या हुए, गतिज ऊर्जा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा परिवर्तित होती है, ऊर्जा क्षमता आती है, वो उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा m द्रव्यमान की वस्तु, मान ले कोई हम लोग इसका m है, m यानी मास, ठीक है, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। तो m द्रव्यमान की वस्तु वेलोसिटी यानी v, वेलोसिटी v वेग से चल रही हो, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है, मास यानी द्रव्यमान उस वस्तु का, v यानी क्या है, वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग बोलना चाहें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इतना याद ना रख पाओ तो जूल रख लो, दो शब्दों का नाम होता है जूल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आइए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जब कोई वस्तु चुपचाप पड़ी हुई है, उसमें कोई ना खिंचाव ना कोई चलाव, कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, तो उस वस्तु की क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप धनुर्धारी हैं, तो अपने आप में एक आपने तीर कमान लिया और धनुष पे उसको चढ़ा लिया। अब वो जब तक आप नहीं छोड़ रहे हो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि तीर जब धनुष पे चढ़ा हुआ होता है तो उस समय ऊर्जा कौन सी होती है। तो लोग सोचते हैं कि तीर तो जाने ही वाला है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि हमने तीर को खींचा है तो उसमें गतिज ऊर्जा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक वो उस पे धनुष पे टिका हुआ है तब तक उस पे कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु में बांध द्वारा जो बांध बनाए जाते हैं, पानियों को इकट्ठा, नदियों का पानी इकट्ठा किया जाता है, जो उस पानी के ठहराव में जो ऊर्जा बनती है हमारी, वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। सिलेंडर उठाने वाली जो मशीन होती है जिससे वेट नापते हैं, इसे स्प्रिंग तुला भी बोलते हैं, कमानी तुला बोलते हैं। तो इन सभी में जो खिंची हुई स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब स्प्रिंग खिंची हुई होती है तो उसमें ऊर्जा कौन सी होती है, तो उसमें ऊर्जा भी तनी हुई स्प्रिंग है, कमानी की ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करती है उस वस्तु का क्या द्रव्यमान है, उस वस्तु को हम कितना ऊंचाई तक उचका रहे हैं, कितना गहराई है उसकी h, और क्या उसका गुरुत्वीय त्वरण, मेन उसका गुरुत्वीय त्वरण पे ही डिपेंड होती है। तो जी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ mgh, इसको याद रखिएगा, और गतिज ऊर्जा थी हाफ mv स्क्वायर, याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आप लोगों ने कभी भी अगर गीता पढ़ी हो या टीवी पे भगवान कृष्ण को सुना हो, तो उन्होंने बोला था कि आत्मा के बारे में, तो आत्मा के बारे में बताया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहयत पावका न चैनम क्लेदन्त शोषति न शोषति मारुता। मतलब आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा बस एक वस्त्र छोड़ के दूसरे, यानी एक शरीर को, जैसे मनुष्य एक वस्त्र छोड़ के दूसरा वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। सेम ऊर्जा है, बस ऊर्जा भी यही होती है। ऊर्जा ना तो मर सकती है ना ही पैदा की जा सकती है, ऊर्जा का हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। देखिए क्या है सिद्धांत ऊर्जा का, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, यानी अगर जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है, दूसरे व्यक्ति के शरीर में आत्मा पहुंच जाएगी, तो यानी जब एक उपकरण में ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे उपकरण में पहुंच जाएगी, तो अन्य रूपों में प्रकट होती है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर होता है, यानी जितनी एक वस्तु में ऊर्जा है उतना ही उसका चेंजमेंट जब हम दूसरे में करेंगे तो दूसरी में भी वही आ जाएगा, तो यानी स्थिर है सब कुछ। तो बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस के। अभी क्वेश्चन से पहले हम लोग एक टॉपिक देख लें जो आज के टॉपिक का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों? इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं।
ये क्वेश्चन वन वर्ड वाला है, लेकिन क्वेश्चन इतने अच्छे आते हैं इससे। जैसे आपसे पूछा जाता है, बताइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण होता है। ऑप्शन में आपको दे दिया विद्युत मोटर, डायनेमो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। तो ये सब क्या है? तो ये कहलाते हैं आपके उपकरण। तो ये ऊर्जा के रूपांतरण, जैसा कि अभी मैंने आपको सिद्धांत में बताया कि ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, पैदा नहीं की जा सकती ऊर्जा। तो पहला है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे किन किन टॉपिक से किन किन में बदलती हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और बहुत कंफ्यूजन होती है जब ऑप्शन में इनसे मिलते जुलते आते हैं, कहीं यांत्रिक विद्युत, विद्युत यांत्रिक, विद्युत ध्वनि, ध्वनि विद्युत। तो ऐसे क्वेश्चन घुमाऊ होते हैं, काफी कंफ्यूजन हो जाती है। तो कृपया इन्हें शालीनता से पढ़ें और तसल्ली से इनको देखें, तभी ये आपको याद होंगे और हमेशा बने रहेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये है आपका डायनेमो, जनरेटर। ये क्या है? जनरेटर, डायनेमो। ये क्या है? ये जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग? जनरेटर क्या है? जब आप डीजल डालोगे मशीन तभी चलेगी, और जब मशीन चलेगी जब तभी तो घर में बिजली आएगी। तो कुल मिला के जनरेटर आप लोग याद रख सकते हो। तो वो क्या हो गया? डायनेमो। यानी यंत्र से विद्युत पैदा हो रही है, यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है, वो क्या हो गया? जनरेटर। अब दूसरा हो गया, घुमा दो क्वेश्चन को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कर दें। अभी तक था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब कर दें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, घर में आपने टंकी, पानी टंकी वाली विद्युत मोटर लगी रहती है। तो विद्युत मोटर क्या है? बिजली जब तक आएगी नहीं उस मोटर में तब तक क्या पानी वो लेगी। तो विद्युत मोटर क्या करती है? तो पहले बिजली आती है फिर पानी को ले आती है। तो विद्युत मोटर इसमें काम में आती है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में आंसर है इसका लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर लगाओ, टीवी लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो टीवी आपने लगाई इसमें स्विच में, तो स्विच में जब आप स्विच में लगाते हो तो वो क्या है आपका? टीवी। तो लाइट इफेक्ट है, यानी कि कुल मिला के वो आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदल रहा है। उसमें विद्युत ऊर्जा जब जाएगी, विद्युत की सप्लाई होगी, पावर की सप्लाई होगी, तो उसमें आपको साउंड सुनाई देंगे। और जब पावर नहीं होगा तो फिर बस बैठे ही रखा है मशीन। वहीं अगर हम बोल दें कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में होता है माइक्रोफोन, माइक। माइक पे हमने बोला और माइक पे बोलने के बाद वो पूरी जगह पे साउंड गूंज रहा है, तो वो चीज़ हो गई हमारी विद्युत ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर है माइक्रोफोन यानी माइक। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमको रोशनी देते हैं यानी प्रकाश देते हैं, कुछ बल्ब ऐसे हैं जो हमको प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देते हैं, अंतर होता है दोनों में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा का सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में। तो जो हमको सिर्फ रोशनी दें तो वो होते हैं CFL, लाइट यानी ट्यूब लाइट। तो वो क्या होती है? ट्यूब लाइट। अब जब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा दोनों मिले तो उसका आंसर है विद्युत बल्ब। जैसे सूर्य बल्ब आपने देखे होंगे, पीले वाले बल्ब, तो वो गर्मी भी देते हैं, ऊष्मा भी देते हैं और विद्युत भी देते हैं, यानी प्रकाश भी होता है उनसे। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। रसायनों के द्वारा हम एक सेल बनाएं और उस सेल से विद्युत उत्पन्न करते हैं, वो क्या है? विद्युत सेल। ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। यंत्र रखा है, यंत्र जोड़ के आपने तार लगाए और उससे बजने लगा, तो यानी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करी है आपने और ध्वनि को माध्यम की जरूरत तो होती ही है। तो यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा सितार। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, आपने छत पे लगा दी सप्लाई और छत पे सप्लाई लगाने के बाद दिन भर उसने सूर्य से एनर्जी कन्वर्ट की और फिर आपके विद्युत की आपको सप्लाई की। आपने देखा होगा बहुत सभी जगहों पे, ऑफिसों, दफ्तरों में, सभी जगह ये लगी रहता है, सिस्टम लगा रहता है चौराहों पर। तो ये सब क्या है? सौर ऊर्जा दिन भर सूर्य से सोलर एनर्जी लेती है और वो सोलर एनर्जी से प्रकाश में बदलती रहती है। तो सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा, टिकाऊ, सस्ता और लंबे समय तक टिकने वाला जो अगर सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है तो वो है सोलर सेल। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। देखिए केमिकल से हम लोग उसमें केमिकल से एक ऐसी चीज बनाएं जो प्रकाश भी उत्पन्न करे और गर्मी भी दे, ऊष्मा भी दे, तो वो हो जाएगा हमारा मोमबत्ती। मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश भी मिलता है और हीट भी आती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में। अब हीटर ले आओ, तो हीटर खाली रखा तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने स्विच में लगाया उसका तार तो विद्युत हीटर वो जलने लगा, तो वो हो जाता है विद्युत हीटर। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, अब पंखा है, मिक्सी है, ये ऐसे हैं, कोई ऐसी मशीन्स हैं, इनमें जब तक टंगे हैं तो टंगे हैं,
काम रखे हैं तो रखे ही हैं, लेकिन जैसे ही हमने विद्युत सप्लाई की तो ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो गतिज आ जाती है, यानी गति आ जाती है। मिक्सी के ग्राइंडर में गति आ जाती है, ऐसे ही पंखे में गति आ जाती है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में इसका आंसर है दंड चुंबक, चुंबक में बदलती है ये ऊर्जा। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, तो रसायनों के द्वारा उत्पन्न होता है कोयला, तो कोयले को जब जलाते हैं तो वो ऊष्मा ऊर्जा में हमें मिलता है जलता हुआ कोयला। ठीक है, तो इतने सारे उपकरण जो हैं, इससे पहले वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, इससे पहले का। अब नेक्स्ट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित, पहले संवेग को हम लोग पढ़ लें। संवेग भी क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, P बराबर m/v। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। m का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध काफ़ी बार आता है और इतनी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस काफ़ी। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस चीज़ का कि पूछा जाता है। पहले तो कभी कभार ऐसे ही लिख के आ जाता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है। संवेग गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा आधी करने पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध होता है, गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m, तो p² बराबर 2m के बोल सकते हैं हम लोग। तो अर्थात यहाँ पे अगर हम लोग संवेग को 2 गुना कर दें, तो संवेग यहाँ भी p² है, तो p² को अगर हम लोग 2p² कर दें, 2 गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा 4p², यानी कि गतिज ऊर्जा हमारी कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुना। गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुनी हो जाती है, तो यानी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है संवेग को गतिज ऊर्जा में संबंध। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षा में आए भी हैं और आगे आने की चांसेस भी हैं, तो आइए देखते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो ये आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेपरों में आए हुए भी हैं। पहला, गतिज ऊर्जा है, सिर्फ इतना लिख दिया पेपर में, गतिज ऊर्जा है, रासायनिक है, यांत्रिक है, विद्युत है, चुंबकीय है, तो बताइए कौन सी ऊर्जा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये क्या है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या होगा बताइए? यांत्रिक ऊर्जा। साथ में कॉपी पेन लेके भी सॉल्व करना है, अभी आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसलिए सब लोग कॉपी पेन अपने निकाल लीजिए, आगे आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना। नेक्स्ट है संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा। तो आपको बताया था कमानी तुला हो, स्प्रिंग ऊर्जा हो, जो बांध से जो पानी बनाया जाता हो, इन सब में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी हमारी ऊर्जा होती है? वो होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में बदलती है? अभी आपको बताया था जब यांत्रिक से विद्युत में बदले तो आंसर था जनरेटर, और जब विद्युत से यांत्रिक में बदले तो वो आपका क्या है? विद्युत मोटर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता पूर्वक क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो उस वस्तु की ऊर्जा पर क्या डिपेंड करेगा? तो देखो भैया, जैसा आपने यहाँ से पकड़ा था और इसको ऐसे छोड़ दिया, तो जितनी आपने जैसे छोड़ा था वैसे ही वही ऊर्जा इसमें बनी भी रहेगी। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहे हैं, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य हो जाती है। ऊर्जा हमेशा वही रहती है, तो आंसर है इसका नियत रहती है। नेक्स्ट है एक वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉपी पेन मैंने कहा था निकाल लेना, सभी लोग इसका आंसर निकालिएगा कि एक वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो बताइए क्या होगा? तो पहले हम लोग गतिज ऊर्जा को देख लें। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग m को नहीं छोड़ रहे हैं, मास यानी द्रव्यमान को नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ उसकी हम लोग चाल आधी कर दें, तो 1/2 × m, और v का मान हम लोग चाल आधी कर दें तो 1/2 का
v/2 हो गया। तो v/2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि v²/4। तो यहां से आप लोग देख लीजिए इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। गतिज ऊर्जा चौथाई हो रही है, गतिज ऊर्जा आधे से आधी हो गई है, यानी ये चौथाई हो गई है। नेक्स्ट है वस्तु के वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो यहाँ पे अब 2 को ऊपर ले जाएं हम 2v² कर देंगे तो 2v² में गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, देखते हैं। गतिज ऊर्जा ½ mv²। तो पहले इतनी गतिज ऊर्जा थी, फिर हम लोग दूसरा ले लें k2, ये k1 हो गया तो ½ mv²। तो v का मान हम लोग 2v ले लें, ठीक है। अब इसको लेना है हमें, हाफ से हाफ ये चले जाए, m से m भी चले जाए मान लो, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमारी पड़ कितनी रही है, 4 गुनी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती है। आइए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि 4 किलो और 9 किलो, ये क्वेश्चन आ चुका रेलवे में, ASM की पोस्ट के लिए आया था कि 4 किलो और 9 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो इन पिंडों के वेगों का क्या अनुपात होगा। तो यानी कि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा जो है वो समान दी गई हैं, और गतिज ऊर्जा का ½ mv², ½ mv², m1v1 m2v2 ये बोल दिया गया, ठीक है। गतिज ऊर्जा इनकी समान है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1v1² बराबर m2v2²। हाफ से हाफ चल बसे, m कितना है यहाँ पे 4 और v1² इसको ऐसे ही रखें, और m2 कितना है 9 और v2²। तो v1²/v2², 9 के अपॉन में 4 आ गए तो वर्गमूल ले लेंगे तो v1/v2 कितना हो गया 3:2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3:2। तो आंसर क्या है हमारा 3:2। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा ये क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़ के आए हो, गतिज स्थितिज, स्थितिज ध्वनि, ध्वनि स्थितिज, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रकाश गतिज, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका गतिज और स्थितिज को मिलाने से हमारी बनती है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं। ये क्वेश्चन काफी आते हैं, रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। रसोई गैस जलना, रसोई गैस जो होती है LPG गैस होती है, उसमें रसायन से ही बनते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो है या नहीं है। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, दीपक का जलना, कौन सा नहीं है बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन देखिए चारों ऑप्शन बहुत डिफरेंट हैं और आंसर नहीं मिलते हैं इनमें। तो लकड़ी का जलना जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, वो भौतिक परिवर्तन में आ जाता है अलग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोमास। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत में आता है, ये स्रोत हमें दोबारा एनर्जी दे देंगे, एक बार खर्च करने पे मिल जाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा तो सौर ऊर्जा हमको मिल जाएगी दोबारा, ये एक बार खर्च होते हैं फिर इनको दोबारा नहीं यूज में आते हैं। तो परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पहले इसका स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन समुद्री ऊर्जा है। समुद्र में लहरों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है समुद्री ऊर्जा होती है। समुद्री तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो ये देखो ज्वार भी समुद्र में आते हैं, तरंगें भी समुद्र में उत्पन्न होती हैं, और समुद्र में टेम्परेचर भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सब ही हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का, जैसे अभी क्वेश्चन आपने पूछा था कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का ऊर्जा का मान क्या होता है। तो ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। नेक्स्ट m द्रव्यमान का पत्थर यदि d दूरी तक मुक्त रूप से गिरता है, कोई पत्थर है अगर d दूरी तक दूर से गिरेगा तो गतिज ऊर्जा का मान वहां पर क्या होगा। क्योंकि m द्रव्यमान का पत्थर है, d दूरी की बात कर रहे हैं, यहाँ ऊंचाई की बात नहीं है, ना कुछ है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा ही नहीं है क्योंकि इसकी चाल ही नहीं है। तो जब वो सब नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है बंदूक से दागी गई गोली। ये क्वेश्चन भी आ चुका है रेलवे में। बंदूक से दागी हुई गोली में ऊर्जा होती है। तो पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि बंदूक में ऊर्जा कौन सी है। बंदूक और तीर के धनुष में अंतर है। बंदूक में आप गोली पकड़े हुए हो और तीर के धनुष में भी आप तीर पकड़े हुए हो, अंतर है।
तीर के धनुष में आप तीर को पकड़े जब तक होते तब तक स्थितिज ऊर्जा, जैसे छोड़ देते हो वो अपनी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आ जाता है। लेकिन बंदूक की गोली में, बंदूक इसमें गोली में स्थित थी और फिर वो गतिज ऊर्जा में, यानी बंदूक की क्वेश्चन क्या है, दागी हुई। दागी हुई मतलब चला दी गई हुई, तो चला दी गई हुई गोली में जब तक बंदूक में अंदर गोली थी, पकड़े थे, तब तक वो क्या थी, वो स्थितिज थी। लेकिन आपने जब दाग दी, फायर कर दी, तो उसमें ऊर्जा हो गई गतिज। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला किस पे डिपेंड होता है, हाफ mv², यानी द्रव्यमान पर और वेग पर। तो देखिए केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, नहीं, उसके वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है, हाँ। सिर्फ द्रव्यमान के कारण होती है, नहीं, केवल स्थिति के कारण होती है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऊर्जा का मात्रक नहीं। अब बताओ इसमें वाट घंटा, जूल, अश्वशक्ति और किलोवाट घंटा। वाट घंटा, जूल, अश्वशक्ति और किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वशक्ति। अश्वशक्ति ये शक्ति का मात्रक है। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। देखिए यहां पे वाट आ रहा है, वाट शक्ति का मात्रक है, लेकिन वाट घंटा हो, किलोवाट घंटा हो, एक बात याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा के मात्रक जो होते हैं वो वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सभी हो सकते हैं, वाट सेकंड, ये भी हो सकते हैं, ये ऊर्जा के मात्रक हैं। लेकिन अगर हम लोग शक्ति के मात्रक कहेंगे तो सिर्फ वाट, अंतर है इसमें। हॉर्स पावर ये सभी क्या है, शक्ति के मात्रक है। और लेकिन अगर वाट में अगर घंटा लग गया, किलोवाट घंटा लग गया, बिजली का बिल आता है किलोवाट घंटा में, तो बिजली क्या है, ऊर्जा है। तो ये सब क्या है इसमें आंसर, किलोवाट घंटा। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकते हैं, तो कोई भी वस्तु हमने जब ऊपर भेजी है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, जब वो कोई वस्तु जाएगी, तो कोई वस्तु को हम भेजते हैं ऊपर, तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को या मैक्सिमम हाइट को छूती है। जितनी हम लोग ताकत से भेजेंगे ऊपर, जितनी पावर से भेजेंगे, उतनी दूर पे जाएगी, तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट को ही टच करती है। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई से पकड़ने के लिए किया गया कार्य। देखिए यहाँ पे 20 किलोग्राम वजन को 1 मीटर की ऊंचाई से पकड़ने के लिए किया गया कार्य। तो W बराबर होना चाहिए Fs, यहाँ पर 1 मीटर की ऊंचाई, तो F क्या है, न्यूटन तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बल का मान ही नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा 0। नेक्स्ट, अणुओं की गतिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ठोस, माध्यम 3 में, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है कि ठोस में अणु जो होते हैं बिल्कुल आसपास में चिपके हुए होते हैं, सभी अणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संसंजक बल, असंजक बलों का ये सब इनमें जुड़े हुए होते हैं। द्रव में क्या होता है कि थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, और गैस में क्या होता है, गैस में बिल्कुल ही दूरी पे होते हैं। तो गैसों में वो अधिक होती है दूरी, तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, ये आपस में चलते रहते हैं, एक जगह ऐसे ऐसे ऐसे, तो सभी चलते रहते हैं। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शक्ति का टॉपिक। अब शक्ति के बारे में बात करेंगे। अभी तक था कि हम लोग जिस एनर्जी से, यानी जिस कैपेसिटी से काम करते हैं, जिस क्षमता से काम करते हैं, वो था हमारा एनर्जी। अब बात आती है यहाँ पर कि जिस दर से, जिस रेशियो से हम काम करते हैं, वो होती है हमारी शक्ति। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता बोल रहा हूं, व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, व्यक्ति में सिर्फ इंसान आएगा। कर्ता में आपका मशीन और व्यक्ति दोनों, कर्ता बोल रहा हूं, कर्ता में क्या है, यहाँ पे मशीन, कार, व्यक्ति, ये सभी चीजें आएंगी, व्यक्ति और मशीन। किसी कर्ता द्वारा W कार्य अगर T समय में, कोई समय में किया जाता है, तो कार्य करने की शक्ति W/T होगी। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी W/वर्क/टाइम, और वर्क/टाइम कहलाता है हमारा पावर। ठीक है, जितने समय में हम कोई कार्य करते हैं वो हमारा शक्ति कहलाता है। तो इसका मात्रक होता है, जेम्स वॉट वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया वॉट, या फिर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। अब इसका अन्य मात्रक भी होता है, एक अश्वशक्ति।
हॉर्स पावर 746 वाट होता है। जब बड़ी बड़ी मशीनों मेगावाट होता है इनमें हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। तो मेगावाट, HP या फिर वाट, ये सभी शक्ति की मात्राएं हैं, ठीक है। तो किलोवाट, ये किलोवाट अलग चीज है। किलोवाट 1000/746, यहाँ पर 1.34 हॉर्स पावर में होता है। 1 वाट सेकेंड, तो वाट 1 वाट इंटू 1 सेकेंड 1 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 वाट घंटा, तो 1 वाट घंटा घंटा में होते हैं, तो अलग इसको चेंज करोगे। 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600, ठीक है, तो 3600 जूल, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh, यानी इसी में हमारी बिजली की दर नापी भी जाती है। जो बिजली का बिल आता है 1000 वाट घंटा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब शक्ति से संबंधित ये सभी आपके टॉपिक हो गए। शक्ति से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो हमको देखते हैं। आइए देखते हैं। एक मशीन 125 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो उसकी शक्ति क्या है? तो क्वेश्चन बोला है शक्ति बराबर, हमको फॉर्मूला बस इतना पता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। तो शक्ति बराबर कार्य कितना किया 125, समय कितना लगा 10, तो कितना आ गया 12.5 वाट। तो आंसर हो गया हमारा 12.5 वाट। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई वाट होती है, जूल होती है, एम्पियर होता है, कैलोरी होती है। ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका वाट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज टॉपिक आपको इतना ही पढ़ाया गया है। तो हम लोगों ने आज देखा कार्य, शक्ति और एनर्जी के बारे में टॉपिक देखा है। ये टॉपिक आप लोग नोट करिएगा, इसको विशेष तौर पे पढ़िएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके ऊर्जा के रूपांतरण वाले उपकरण और इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं ये काफ़ी आए हैं क्वेश्चंस में। अगर आप लोग इनकी तैयारी करेंगे, लिखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, तो आपको ये फ़ायदा देंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सभी से मेरा एक अनुरोध है, मैं सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करने पे कभी भी अपने विश्वास को डगमगाइए नहीं। विश्वास बना रहेगा अगर आपको इस चीज़ का विश्वास है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, तो वो एग्ज़ाम क्रैक आपकी एक भविष्यवाणी ही बनेगी, वो आपकी फ़ायदा ही देगी आपको। वो एग्ज़ाम अगर आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि आपको ये करके दिखाना है, तो वो करके ही फ्यूचर में वो आपकी भविष्यवाणी साबित होगी, अगर आपके अंदर विश्वास है। लेकिन अगर आपने विश्वास ही डगमगा दिया या विश्वास ही खो दिया, तो उस जगह पर आपकी पढ़ाई भी डगमगा जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, और संकल्प परिवार आपसे फिर यही कहेगा कि वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पे ही काम आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।